गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूड लॉरेंज का सिद्धांत यानी ड्यूड लॉरेंज थ्योरी और अनाप्रविष्ट इलेक्ट्रॉन गैस की क्या विद्युत चालकता के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले जो कल हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था उसमें मैंने अनाप्रविष्ट गैस के बारे में बताया था। इसी के बारे में बताया है ड्यूड लॉरेंज ने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसी के बारे में कि ये हमारे पास एक क्या है, धातु है। और धातु में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्या करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ठीक है। और ये किसके समान माने जाते हैं, मैंने आपको बताया था। एक पात्र है, उसमें गैस भरी हुई है, तो उस गैस के समान ये माने जाते हैं। उसके समान ये क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। कौन? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अगर मैंने आपको बताया था कि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का पालन करते हैं। ठीक है। कंडीशन क्या है, ये किसका पालन करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का। प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था हमने। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है ना, ये जो गैस होती है, इसे हम कौन सी गैस बोलते हैं, अनाप्रविष्ट इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। कब? जब ये इलेक्ट्रॉनों का समूह, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समूह किसका फॉलो करता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को फॉलो करता है। ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास औसत वेग कितना होता है, 0 होता है। कोई निश्चित दिशा में गति नहीं होती है जब भी कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और इसको भी कौन बताता है, ड्यूड लॉरेंज बताता है। ठीक है। देखो, तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या, कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद पात्र में भरी गैस की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है। जैसे गैस गति करती है, वैसे ही चालक में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये यदि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का पालन करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का प्रीवियस क्लास में भी बताया था, पालन करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है ना, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं, अनाप्रविष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ठीक है। पालन करते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का समूह क्या कहलाता है, अनाप्रविष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहलाता है। आ गई बात समझ में? तो ये किसको फॉलो कर रहा है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का, इसलिए इसे अनाप्रविष्ट इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। फिर दूसरी बात, अगर हमने इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगाई है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई है, क्या करंट फ्लो होती है, नहीं। टोटल वेग कितना होता है, माध्य वेग, औसत वेग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आती है, 0 आती है। तो ये भी लिख देते हैं क्या, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या कोई नेट गति नहीं होती है, कोई विशेष दिशा में गति नहीं होती है। ठीक है। गति नहीं होती है, वही चीज़ है जो हमने कल डिस्कस किया था। और माध्य वेग क्या होता है, औसत वेग क्या आता है, इनका अगर औसत निकाल लेते हैं,
और माध्य वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? 0 आती है और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अगर हमें करंट फ्लो करानी है, धारा प्रवाहित करानी है, तो फिर क्या करेंगे भैया? बाह्य विद्युत क्षेत्र से क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? हम बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ देंगे। तो देखो कैसे जोड़ते हैं हम इसमें। जब धातु को किससे जोड़ दिया जाए? बैटरी से, यानी जब धातु पर क्या आरोपित कर दिया जाए? विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, आरोपित किया जाता है। यानी कि ये जो अनियमित इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, इस पर हमने क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या होगा हमारे पास? इस बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही मानते हैं ना हम। ऋणात्मक से धनात्मक की ओर क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। तो ये जैसे ही हमने प्लस जोड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? हमारे पास माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सी दिशा होती है? एक्स अक्ष की दिशा होती है, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? बैटरी के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये इस बैटरी के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, जो कि आप जानते हो F बराबर क्या होता था हमारे पास? याद करो, 12th में पढ़ा था QE। तो F बराबर से -QE, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इतना बल लगता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, तो जब धातु पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब धातु पर क्या किया जाता है? विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगता है? इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? F बराबर -QE। Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पूरा थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं ना। और अगर बल लगता है और इनको क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है। अगर बल लगेगा तो क्या प्राप्त होगा? त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास एक्स अक्ष की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष की दिशा, विद्युत क्षेत्र तो इधर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा अपोजिट होती है। बल क्या होता है? Fx। बल क्या होता है? Fx। F बराबर से क्या होता है? ma होता है। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बल लगेगा। बल का फॉर्मूला होता है F = ma होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम Fx की वैल्यू लिख सकते हैं। कितना बल लगता है? -Q। और विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में, इसलिए नेगेटिव चिन्ह। -QEx = MAx आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? एक्स डायरेक्शन में क्या? त्वरण की वैल्यू निकाल सकते हैं। और त्वरण जो आएगा ना, वो Ax की वैल्यू कितनी आएगी? -QEx अपॉन कितना? m आ जाएगा। -QEx और क्या आ जाएगा? डिवाइड m। तो इतना त्वरण प्राप्त करते हैं, इतना एक्सेलरेशन प्राप्त करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। एक्सटर्नल फील्ड को जोड़ देते हैं। किसको? धातु को।
ठीक है, मेटल को किससे जोड़ दो, बैटरी से, एक्सटर्नल फील्ड से, बाह्य विद्युत क्षेत्र से। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कितना त्वरण प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू ड्यूड AX इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स बटे एम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वी एक्स अपॉन डी टी। वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। ठीक है, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड त्वरण। तो त्वरण को क्या लिख सकते हैं, डी वी एक्स अपॉन डी टी माइनस क्यू ई एक्स बटे क्या एम। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे चालक की बात करते हैं। पूरे चालक में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका द्रव्यमान m ही होगा। क्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होगा। और विद्युत क्षेत्र जो लगेगा सब पर सेम लग रहा है। ठीक है, बाकी हम जो औसत निकालते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, तो उनका क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत जो निकलेगा ना, एवरेज जो निकलेगा, वो केवल किसका निकलेगा, Vx का निकलेगा, क्योंकि ये तो सभी के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका औसत निकाल लो, ये 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये वाली वैल्यू 10 के लिए सेम होगा। तो 10 बार जोड़ के 10 का भाग दोगे ये तो सेम आएगा। तो औसत तो किसका निकलेगा, वेग का निकलेगा, कितना त्वरण प्राप्त करते हैं। तो d अपॉन डी टी वी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स अपॉन एम। और औसत वेग जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि क्या, अपवहन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, डी वी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स अपॉन एम। और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। कितना आ रहा है हमारे पास, डी वी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स अपॉन एम। अब ये देखना, ये कब मिल रही है कंडीशन, जब हमने क्या आरोपित किया है, बल आरोपित किया है, फोर्स आरोपित किया है, फोर्स लगाया है, बल लगाया है, तभी तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आई है ना। नहीं तो हमारे पास जो धातु था उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर रहे थे, गति कर रहे थे। तो ये तो कंडीशन कब है, जब हमने उसको किससे जोड़ा है, बैटरी से जोड़ा है। तो उस स्थिति में ये निकल के हमारे पास आ जाता है। अब देखो, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, एक करंट डेंसिटी की, यानी कि धारा घनत्व की। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का, धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है जे एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू एन इंटू क्या, वी डी। जे एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस क्यू एन इंटू क्या, वी डी होता है। एन क्या होता था, एन क्या है यहाँ पर, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या होती थी। Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और Vd क्या होता था हमारे पास, अपवहन वेग होता है। अब देखो यहाँ पर तो ये निकल के आ रहा है ना, अपवहन वेग में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका अवकलन कर देते हैं, डी जे एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू एन, ये दोनों तो चेंज नहीं होंगे, क्या होगा, डी वी डी अपॉन डी टी। तो डी जे एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू एन। और डी वी डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू ई एक्स बटे एम। तो डी जे एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू आएगा क्यू स्क्वायर इंटू एन, क्यू स्क्वायर इंटू एन और ई एक्स बटे एम। ये हमारे पास एक क्या बन गई, रिलेशन बन गया। और ये रिलेशन क्या बता रहा है कि जो हमारे पास धारा घनत्व होता है ना, करंट डेंसिटी जो होती है ना, वो चेंज हो रही है। और वो किसके इक्वल होती है, क्यू स्क्वायर एन ई एक्स बटे एम के इक्वल होती है। ये तो यही बता रहा है हमारे पास। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन क्या बता रही है, अर्थात ई एक्स की उपस्थिति में,
ई एक्स की क्या उपस्थिति में, यानी विद्युत क्षेत्र की क्या उपस्थिति में। और देखो ई एक्स फिक्स होता है, नियत विद्युत क्षेत्र होता है, क्योंकि बैटरी भी 5 वोल्ट की लगाएंगे, 10 वोल्ट की फिक्स होता है ना। जैसे ये चालक है, इस पर हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू भी तो जैसे 5 वोल्ट पर मीटर होगी, ऐसा होगा ना कुछ फिक्स होगी। तो ई एक्स क्या है, फिक्स है। ई एक्स की उपस्थिति में धारा घनत्व क्या है, परिवर्तित हो रहा है भैया, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अगर ये माने तो, अगर ऐसे करके देखें तो धारा घनत्व चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन जब हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रायोगिक रूप से देखते हैं, तो नियत विद्युत क्षेत्र में, नियत विद्युत क्षेत्र में, ई एक्स विद्युत क्षेत्र में धारा घनत्व, धारा घनत्व कैसा होना चाहिए, धारा घनत्व हमारे पास नियत होना चाहिए। धारा घनत्व चेंज क्यों होना है, क्यों होगा भैया, देखो Q कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, EX कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो धारा घनत्व भी तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि नियत होना चाहिए, जबकि धारा घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है, चेंज होता है। ठीक है, तो एक समस्या उत्पन्न हो गई कि धारा घनत्व क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो ड्यूड था उसने क्या माना, ध्यान से सुनना, ड्यूड ने क्या माना, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। अतः ड्यूड जो कि वैज्ञानिक था उसने माना, ध्यान से सुनना, क्या माना कि विद्युत क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन के वेग में, इलेक्ट्रॉन के वेग में तब तक वृद्धि होती है, तब तक वृद्धि होती है जब तक वह आयन से न टकरा जाए, जब तक वह आयन से न टकरा जाए, ये कह दिया इसने। ये प्रॉब्लम आ गई थी ना ये वाली, इसको सोल्व करने के लिए इसने क्या कह दिया कि विद्युत क्षेत्र द्वारा जो इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होती है ना, वो तब तक होती है जब तक कि वो किससे ना टकरा जाए, आयन से ना टकरा जाए। और इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन, और इसके पश्चात जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा क्या कर देता है, खो देता है। अब समझना है, देखो ये हमारे पास क्या होता है, चालक होता है, ठीक है, मेटल होता है, इसमें परमाणु होगा, परमाणु में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक के, तो ये हमारे पास क्या हो गया, परमाणु, इसमें क्या चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हमारे पास हो गया दूसरा परमाणु। और इसमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास नाभिक, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं ये। और ये हमारे पास और भी बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे चालक में, ठीक है। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन परमाणु में से निकल जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसमें से भी निकल गया ये इलेक्ट्रॉन, इसमें से भी निकल गया ये इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश से भी, तो ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको किससे जोड़ते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस पर फोर्स लगता है F बराबर माइनस QE के कारण, जिसके कारण इसको क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। और अगर इसे त्वरण प्राप्त होगा, एक्सेलरेशन प्राप्त होगा ना, तो इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका वेग क्या होता है, बढ़ता है। विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन के वेग में तब तक वृद्धि होती है, बढ़ता जाता है जब तक वह आयन से टकरा ना जाए। अब जैसे ये वेग बढ़ता जाएगा, जैसे ये आयन से टकराएगा ना,
तो क्या होगा, ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा को क्या कर देगा, खो देगा और फिर दोबारा से ये अनियमित गति करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये किसने बताया, हमारे पास ड्यूड ने बताया। फिर सुन लो, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये अनियमित गति कर रहे हैं बहुत सारे। जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो ये नेगेटिव हमारे पास इसे मिलेगा, तो इसके कारण क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा F बराबर से क्या, माइनस क्यू ही लगेगा। तो कितना बल लगता है, F बराबर माइनस क्यू ई। बैटरी से जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगता है, F बराबर माइनस क्यू ई। इसके कारण इसको त्वरण मिलेगा, त्वरण की वैल्यू हमने निकाल ली थी। ये क्या करेगा, गति करेगा, इसका वेग बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक ये आयन से नहीं टकराएगा। जैसे ही आयन से टकराता है ये अपनी ऊर्जा खो देता है और फिर दोबारा ये कैसी गति करने लग जाता है, यादृच्छिक गति करने लग जाता है, अनियमित गति करने लग जाता है। ये बात किसने बताई थी, ड्यूड ने बताई थी। इसके अलावा ड्यूड क्या कहता है कि जो टक्कर के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन को वेग प्राप्त हुआ था ना, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर हुआ था, ये वेग प्राप्त हुआ था ना इलेक्ट्रॉन को, टक्कर के पश्चात इसका वेग एकदम से समाप्त नहीं होता है, उसको समाप्त होने में कुछ समय लगता है। ठीक है, उसको समाप्त होने में क्या लगता है, कुछ समय लगता है। ध्यान से सुनना, टक्कर के पश्चात जब इलेक्ट्रॉन की किससे टक्कर हो गई है, आयन से, टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग जो होता है, ठीक है, वो एकदम समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। ठीक है, एकदम से समाप्त नहीं होता है, उसमें क्या लगता है, कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है। क्लियर है ये बात। अब जो अपवाह वेग होता है ना, जैसे ही इसे हमने बैटरी से जोड़ा, इस पर फोर्स लगा, इसे अपवाह वेग मान लो कितना प्राप्त हो गया, Vd। अब जैसे ही टक्कर हो जाएगी ना, तो अपवाह वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये अपवाह वेग क्या होगा, घटेगा। ये अपवाह वेग क्या होगा, घटेगा। तो dvd अपॉन dt अपवाह वेग कम हो रहा है और ये डिपेंड करता है कि प्रारंभ में अपवाह वेग कितना है। जैसे ही बल लगाया, यहाँ पर बल लगा, इलेक्ट्रॉन को मान लो कितना अपवाह वेग मिला, Vd, और ये ऐसे गति कर रहा है। जैसे ही टकराया तो अपवाह वेग में क्या होगा, परिवर्तन। ये किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक अपवाह वेग पर। और ये क्या लिख सकते हैं हम, टक्कर लिख सकते हैं। किसके कारण प्राप्त हो रहा है, ये टक्कर के कारण हो रहा है। जब वो आयन से टक्कर करता है ना, तो अपवाह वेग में परिवर्तन होता है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं dvd अपॉन dt, क्या, टक्कर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो माइनस Vd अपॉन, यहाँ नीचे लिखते हैं क्या, टो, जहाँ 1 अपॉन टो क्या कहलाता है, हमारे पास नियतांक कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। 1 अपॉन टो क्या कहलाता है, नियतांक या कांस्टेंट कहलाता है। और टो जो है ना, उसे विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, तो dvd अपॉन dt टक्कर किसके इक्वल आती है, माइनस Vd अपॉन टो के इक्वल आती है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास बताया गया है वो किसके द्वारा बताया है, ड्यूड लॉरेंज के कारण। dvdt अपॉन dt जब हमने बैटरी लगाई थी तो वो किसके इक्वल आता था, माइनस क्यू ई एक्स अपॉन एम के। और जब ये आयन से टकराता है, यानी टक्कर हो जाती है, उस स्थिति में अपवाह वेग में जो परिवर्तन होता है वो माइनस Vd अपॉन टो होता है। ऐसे भी कह सकते हैं अपवाह वेग यहाँ तो बढ़ता है त्वरण मिलने के कारण, यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है, और फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इस तरीके से हम कौन सी थ्योरी समझा सकते हैं, ड्यूड लॉरेंज थ्योरी समझा सकते हैं। तो जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, ये दो चीज़ ध्यान रखना, dv dt अपॉन dt बल के कारण बढ़ रहा है, जिसकी वैल्यू ये होती है,
और जब वो टकराता है तो dv dt अपॉन dt टक्कर करता है, तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू होती है माइनस bd अपॉन टो के इक्वल होती है। ठीक है, अब आती है बात विश्रांति काल की, कि विश्रांति काल क्या होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो टक्कर होती है ना हमारे पास किसकी, इलेक्ट्रॉन की आयन से, उस टक्कर होने के पश्चात एकदम से वेग क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, उसमें कुछ समय लगता है। तो यही इसी के लिए हम परिभाषित करते हैं क्या, विश्रांति काल को। थ्योरेटिकल है, ध्यान से देखना, किसको, विश्रांति काल को। तो ये फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ, डी वी डी अपॉन डी टी जो है वो किसके इक्वल है, माइनस वी डी अपॉन टो। विश्रांति काल क्या है, वो समय, ठीक है, जब टक्कर होती है, मतलब रिलैक्स हो जाते हैं ना, धीरे धीरे रुकना प्रारंभ करने लग जाता है। तो अलग से समझा रहे हैं, देखो डी वी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वी डी अपॉन टो। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वी डी अपॉन वी डी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टो इंटू क्या, डी टी। इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर, तो इसका समाकलन करेंगे डी वी डी अपॉन वी डी। अब देखो ये वेग है ना, अपवहन वेग, मान लो प्रारंभ में अपवहन वेग है वी डी 0 और बाद में अंत में अपवहन वेग कितना है, वी डी है, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टो, समय लगता है 0 से टी डी टी तक। ठीक है, 0 से टी इंटू क्या, डी टी। अब इसको हम जब सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 अपॉन वी डी का क्या होता है, लॉग वी डी, और लिमिट क्या होगी, प्रारंभ में अपवहन वेग 0 से अंत में वी डी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टो, और ये बनेगा टी। तो इसमें बनेगा हमारे पास लॉग ई वी डी माइनस लॉग और वी डी 0 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टो इंटू टी, लॉग वी डी माइनस लॉग वी डी 0। तो लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी, फिर लॉग ए माइनस बी बराबर से क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, यानी वी डी अपॉन वी डी 0 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टो इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। आया या नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसको हम किस में ले जाते हैं, ई की पावर में भी ले जा सकते हैं। तो देखो वी डी अपॉन वी डी क्या, 0 इज इक्वल टू, ये लॉग हटेगा तो ये किस में जाएगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन क्या, टो, किस में चला जाएगा, ई की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी डी 0 ई की पावर माइनस टी अपॉन टो आ जाएगी, ये आ जाएगी, आ जाइए। अगर हम इसका ग्राफ खींचें किस में, अपवहन वेग वी डी में और समय में, तो प्रारंभ में अपवहन वेग कितना था, देखो वी डी 0 ज़्यादा था, जैसे ही टक्कर हुई तो अपवहन वेग चरघातांकी रूप से क्या हो गया, घट गया। ई की घात माइनस वाला है ना, तो इसका ग्राफ कैसा हो गया, घट गया हमारे पास। तो प्रारंभ में कितना था, वी डी 0, और ये घट रहा है किसके रूप में, ई की पावर माइनस टी अपॉन टो, यानी कि ये ऐसे क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वो अपवहन वेग हमें मिलता है, यानी अपवहन वेग कैसे कम होता है, चरघातांकी रूप से। अपवहन वेग, टक्कर के पश्चात अपवहन वेग चरघातांकी एक्सपोनेंशियल रूप से क्या होता है, कम होता है। चरघातांकी रूप से क्या होता है, कम होता है। अब देखो इसमें एक कंडीशन ले लें कि यदि t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, टो के इक्वल आ जाए, तो वी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, वी डी 0 ई की पावर माइनस टो अपॉन टो, तो वी डी इज इक्वल टू वी डी 0
ये e की पावर -1, तो वी डी इज इक्वल टू 1/e वी डी 0, और वी डी इज इक्वल टू ये होता है 0.37। 1/e का मतलब होता है हमारे पास 0.37 वी डी 0। वी डी 0 क्या है? प्रारंभिक वेग है। ठीक है, क्या है वी डी 0? प्रारंभिक वेग है। जब अपवहन वेग प्रारंभिक वेग का कितना रह जाए? 0.37, यानी कि 37% में ले, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वी डी 0 37% रह जाए। यहाँ 100% है, ये घटकर कितना रह जाए हमारे पास? 37% रह जाए। वो समय क्या कहलाता है हमारे पास? विश्रांति काल कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वह समय जिसमें अपवाह वेग, यानी कि क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान घटकर क्या हो जाए? अधिकतम मान का 0.37 या 37% रह जाता है, वह समय, ठीक है, वह समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। वह समय विश्रांति काल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ड्यूड लॉरेंज थ्योरी में क्या देख लिया? विश्रांति काल। तो विश्रांति काल को कैसे परिभाषित करोगे? वह समय होता है जब अपवहन वेग घटकर कितना रह जाए? 37% रह जाए। ठीक है, तो थोड़ी थ्योरेटिकल है, आएगा पढ़ने में मज़ा। 2-3 बार तो सो जाओगे वीडियो देखते देखते, है ना। उसके बाद टॉपिक ज़रूर क्लियर हो जाएगा ना। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।